हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाई एमसीक्यू में। आप सभी जानते हैं अपनी जो एनसीईआरटी की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है उसमें अभी तक 2 वीडियो आ चुके हैं और आज उसका ये पार्ट 3 है। हर वीडियो में अपने 10-10 क्वेश्चन होते हैं और आज की वीडियो में भी 10 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल का द्रव्यमान निम्नलिखित में से कितना होता है। ऑप्शन नंबर 1 है 79%, दूसरा है 85%, तीसरा है 95%, चौथा है 99%। सबसे पहले देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कौन सी बुक के कौन से चैप्टर से लिया गया है। देखो, आज की जो वीडियो में 10 क्वेश्चन रहेंगे वो सभी के सभी जो अपनी क्लास 11th की बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसी बुक से लिए गए हैं। ठीक है, तो लेकिन मैं साथ में बता देती हूँ ये कौन से चैप्टर से भी लिए गए हैं। ठीक है, तो जो ये आज वाला फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है ये है चैप्टर नंबर 8 से, जिसका नाम है वायुमंडल का संगठन तथा संरचना, और पेज नंबर है इसका 77, जहाँ से आप इसको और डिटेल में देख सकते हैं। इसमें पूछा है कि 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल का द्रव्यमान कितना होता है। तो यहाँ दिया हुआ है कि जो 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने पर वायुमंडल का 99% जो है 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका 99%। और साथ में देख लेते हैं कि जो ऑक्सीजन है 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है, और 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर CO2 और जलवाष्प की मात्रा भी नगण्य हो जाती है। ठीक है, तो ये भी हमें साथ साथ में याद कर लेना चाहिए कि जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर नगण्य होती है, और CO2 और जलवाष्प की जो मात्रा है वो 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक नगण्य हो जाती है, यानी इनकी बहुत कम मात्रा बचती है इस ऊंचाई के बाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे अधिक दूरी निम्नलिखित तिथियों में से कब होती है। ऑप्शन नंबर 1 है 1 जुलाई, दूसरा है 4 जुलाई, तीसरा है 1 जनवरी, और चौथा है 3 जनवरी। तो सबसे पहले देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। ये लिया गया है चैप्टर नंबर 9 से। ठीक है, जिसका नाम है सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान, और इसका पेज नंबर है 90, जहाँ से इसको आप और डिटेल में देख सकते हैं। इसमें पूछा है कि पेज नंबर 80, सॉरी। ठीक है, इसमें पूछा है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच से सबसे अधिक दूरी। देखो, पृथ्वी और सूर्य के बीच में, जैसे ये सूर्य है। ठीक है, ये सूर्य है और इसके चारों ओर जो है पृथ्वी चक्कर लगा रही है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ऐसे तो नहीं होगा, ठीक है, ऐसे ही देख लेते हैं। जैसे ये सूर्य है, ठीक है, और बीच में सूर्य है और इसके चारों ओर जो है पृथ्वी चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की सबसे अधिक दूरी, जैसे यहाँ पर सूर्य है तो यहाँ जब पृथ्वी आएगी तो सूर्य और पृथ्वी की अधिकतम दूरी, पृथ्वी की स्थिति जब यहाँ होगी तब अधिकतम दूरी होगी, और जब पृथ्वी यहाँ स्थित होगी तो यहाँ पृथ्वी और सूर्य की न्यूनतम दूरी होगी। तो ये वाली दूरी है अधिकतम दूरी, ये होगी 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर। ठीक है, तो ये जो स्थिति है सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी की स्थिति है, ये हमें देखने को मिलती है 4 जुलाई को। ठीक है, 4 जुलाई को, और इस स्थिति को कहा जाता है अपसोर। ठीक है, अपसोर, और इसको इंग्लिश में कहा जाएगा एपीहेलियन। ठीक है, ये तो होगी अधिकतम दूरी, और पृथ्वी और सूर्य की न्यूनतम दूरी ये कितनी होती है, ये होती है 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। ठीक है, और ये वाली स्थिति देखने को मिलती है 3 जनवरी को, और इस स्थिति को कहा जाता है उपसौर। उपसौर, ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे इसको पेरीहेलियन। पेरीहेलियन, ठीक है, तो समझ में आ गया। जो सूर्य की स्थिति के आधार पर इनके मतलब अधिक दूरी और न्यूनतम दूरी पे क्या होगा, अधिकतम दूरी पर तो होगा उपसौर, ये स्थिति देखने को मिलेगी 4 जुलाई को, और इनके बीच की दूरी होगी 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर, और सूर्य और पृथ्वी की न्यूनतम दूरी 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर, ये स्थिति देखने को मिलती है 3 जनवरी को, और इसको कहा जाता है उपसौर। तो अपने क्वेश्चन में पूछा है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे अधिक दूरी निम्नलिखित तिथियों में से कब होगी। तो कब होगी, ये होगी 4 जुलाई को। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 4 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षोभमंडल में तापमान का सामान्य ह्रास दर निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 है 5.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर, दूसरा है 6.0 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर, तीसरा है 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर, और चौथा है 60 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर।
तो ये वाला क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? ये वाला लिया गया चैप्टर नंबर 8 से, जिससे फर्स्ट क्वेश्चन लिया गया था, ठीक है, जिसका नाम है वायुमंडल का संगठन तथा संरचना, और पेज नंबर है इसका 78, जहाँ से आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ये डायरेक्टली तो नहीं दिया होगा कि 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है क्षोभमंडल में मतलब घट जाता है प्रति किलोमीटर पे, लेकिन ये है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर जाते हैं वायुमंडल में, तो क्या होता है, टेम्परेचर घटता जाता है। तो उसकी घटने की दर क्या होती है? 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है घट जाता है। तो इसे हम आसानी से निकाल सकते हैं कि जब हम 1000 मीटर पे जाएंगे यानी 1 किलोमीटर पे, तो टेम्परेचर कितना कम हो जाएगा? ये हो जाएगा 6.5 डिग्री सेल्सियस से। यानी इसको लिख सकते हैं 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर पर, यानी 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है कम हो जाता है। और इसी को कहा जाता है तापमान की सामान्य तापपतन दर, नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर निम्नलिखित में से कौन सा औसत वायुदाब प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर 1 है 500 मिलीबार, दूसरा है 450 मिलीबार, तीसरा है 265 मिलीबार और चौथा है 165 मिलीबार। तो ये वाला क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? ये वाला लिया गया है चैप्टर नंबर 10 से, जिसका नाम है वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ, और पेज नंबर है इसका 89, जहाँ से आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी सारणी बना के दी हुई है चैप्टर के मतलब एक पेज के लास्ट में, ठीक है। तो उसमें क्या है कि सबसे पहले तो है जैसे समुद्र तल, ठीक है, मतलब जो 0 किलोमीटर पे मान लेते धरातल पर, ठीक है, समुद्र तल पर जो है तापमान कितना होता है? ये सबसे ज़्यादा तापमान होता है समुद्र तल पे 1013.25 मिलीबार, ठीक है। फिर उसके बाद में आएगा 1 किलोमीटर पर, मतलब जैसे जैसे हम धरातल से ऊंचाई की ओर, क्षोभमंडल में ऊंचाई की ओर जाते हैं, तो क्या होता है कि जो वायुदाब है वो घटता जाता है, ठीक है। और उसकी घटने की दर क्या होती है? घटने की दर होती है 10 मीटर पर 1 मिलीबार जो है वायुदाब कम हो जाता है। तो समुद्र तल पर ये होगा 1013.25 किलोमीटर पर, और 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ये टेम्परेचर हो जाएगा 898 यानी 858.76 मिलीबार, ठीक। 5 किलोमीटर पर जाने पर हो जाएगा लगभग इसका आधा, 1000 का आधा, तो कितना हो जाएगा? लगभग 540 MB, ठीक है। और 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर हो जाएगा 265 MB। तो हमें ये जो दिए हुए हैं बाकी के मिलीबार भी, कि कितनी ऊंचाई पर जाने पर कितना कम होता है, ये भी हमें अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि इसमें पूछा है कि 10 किलोमीटर पर जाने पर कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर 10 किलोमीटर पर 265, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 265 मिलीबार जो टेम्परेचर जो है कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊंचाई मंडलों में से किस में पक्षाभ मेघ बनते हैं? ऑप्शन 1 है 4 से 6 किलोमीटर, दूसरा है 5 से 7 किलोमीटर, तीसरा है 8 से 12 किलोमीटर और चौथा है 10 से 14 किलोमीटर। तो सबसे पहले देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, चैप्टर नंबर 11 से, जिसका नाम है वायुमंडल में जल, और पेज नंबर है इसका 100, जहाँ से आप देख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ऊंचाई, घनत्व और बादलों का विस्तार, पारदर्शिता, अपारदर्शिता आदि के आधार पर जो है एनसीईआरटी में 4 प्रकार के बादल बताए गए हैं। वैसे तो बादल 10 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पहला दिया हुआ है पक्षाभ मेघ, दूसरा है कपासी मेघ, ठीक है, तीसरा है स्त्री मेघ और चौथा आ जाएगा वर्षा मेघ। तो एनसीईआरटी में सिर्फ इन दोनों की ऊंचाई दी हुई है, पक्षाभ मेघ की और कपासी मेघ की। पक्षाभ मेघ की ऊंचाई जो है 8 से 12 किलोमीटर के बीच में है, और जो कपासी मेघ है उनकी है 4 से 7 किलोमीटर के बीच में। और क्वेश्चन में हमें पूछा है पक्षाभ मेघ कितनी ऊंचाई पर बनते हैं, तो 4 से 8 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कालखंड में वर्तमान अंतर्हिमयुग प्रारंभ हुआ?
ऑप्शन नंबर 1 है 8,000 वर्ष पूर्व, दूसरा है 10,000 वर्ष पूर्व, तीसरा है 12,000 वर्ष पूर्व, चौथा है 14,000 वर्ष पूर्व। तो ये वाला क्वेश्चन लिया गया है चैप्टर नंबर 12 से, जिसका नाम है विश्व की जलवायु एवं परिवर्तन, और पेज नंबर है इसका 108। ठीक है, जहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब इसके बारे में आप और यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। इसमें पूछा है कि किस कालखंड में वर्तमान अंतरहिम युग प्रारंभ हुआ। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। 10,000 वर्ष पूर्व जो है वर्तमान का अंतरहिम युग प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गंभीर सागरीय मैदान की औसत गहराई कौन सी है। ऑप्शन नंबर 1 है 1,000 से 4,000 मीटर, दूसरा है 2,000 से 5,000 मीटर, तीसरा है 3,000 से 6,000 मीटर और चौथा है 4,000 से 7,000 मीटर। तो ये वाला क्वेश्चन लिया गया है अपना चैप्टर नंबर 13 से, जिसका नाम है महासागरीय जल, और पेज नंबर है इसका 116। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि गंभीर सागरीय मैदान की औसत गहराई पूछी है इसमें। तो जो महासागरीय अधस्थल है उसका विभाजन 4 प्रकार से किया गया है। पहला है उसमें, ये हमें याद होने चाहिए, ठीक है, इनका क्रम भी होना चाहिए, पता होना चाहिए, और ये 4 प्रकार के विभाजन कौन कौन से हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। पहला है महाद्वीपीय, देखो ये होगा महाद्वीपीय मग्न तट, ठीक है। दूसरा है महाद्वीपीय ढाल, तीसरा है गहरे समुद्री मैदान, और चौथा है गर्त। ठीक है, तो जो महाद्वीपीय मग्न तट है इसकी औसत चौड़ाई बताई गई है 80 किलोमीटर। मतलब कुछ कुछ फैक्ट मैं साथ में बताती जाती हूँ, इनको भी आप अच्छे से याद कर लो। ठीक है, इसकी जो गहराई है वो है 80, गहराई नहीं सॉरी, मग्न तट की औसत चौड़ाई ये होगी 80 किलोमीटर। और सर्वाधिक चौड़ाई कौन से मग्न तट की है ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, और दूसरा है महाद्वीपीय ढाल। तो महाद्वीपीय ढाल है, इसकी गहराई कितनी है 200 से 3,000 मीटर। फिर है गहरे समुद्री मैदान, तो गहरे समुद्री मैदानों की है 3,000 से 6,000 मीटर, यानी 3 किलोमीटर से 6 किलोमीटर के बीच में। फिर है गर्त, तो गर्त तो मतलब ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है। अभी तक जो है 57 गर्तों की खोज की गई है, और 57 गर्तों में से एक बार हमें देख लेना चाहिए, 57 गर्त हैं। 57 गर्त में से 32 गर्त प्रशांत महासागर में, और 19 गर्त जो है अटलांटिक महासागर में, और 6 गर्त जो है हिंद महासागर में अभी तक खोजे गए हैं। ठीक है, तो इनका हमें ये भी पता होना चाहिए 57 गर्त में से सर्वाधिक गर्त जो है प्रशांत महासागर में 32 गर्त, 19 गर्त जो है अटलांटिक महासागर में, और 6 गर्त जो है हिंद महासागर में खोजे गए हैं। लेकिन अपना क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि गंभीर महासागरीय मैदान की औसत गहराई कितनी है। तो कितनी बताई थी मैंने, ये बताई थी 3,000 से 6,000 मीटर। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दो लगातार शिखर या गर्त के बीच की दूरी को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है तरंग की लंबाई यानी तरंग दैर्घ्य, दूसरा है तरंग गति, तीसरा है तरंग आवर्ती, और चौथा है तरंग आयाम। तो ये वाला क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, ये वाला लिया गया है चैप्टर नंबर 14 से। ठीक है, जिसका नाम है महासागरीय जल संचलन, और पेज नंबर है 124, जहाँ से आप इसको देख सकते हैं। इसमें पूछा है कि दो लगातार शिखर व गर्त के बीच की दूरी, जैसे ये कोई तरंग है, ठीक है, तो ये जो ऊपर उठा हुआ भाग है ये है इसका शिखर, इसको श्रृंग भी बोलते हैं। ठीक है, और जो ये नीचे का भाग है इसको कहा जाता है गर्त। तो ये पूछ रहा है दो लगातार गर्त, दो लगातार शिखर या गर्त, दो लगातार शिखर यानी एक ये शिखर और एक ये शिखर, या फिर दो लगातार गर्त, एक ये गर्त और एक ये गर्त। तो इनके बीच की दूरी, यानी बीच की दूरी या तो दो शिखर के बीच की दूरी या फिर दो गर्त के बीच की दूरी, तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है तरंग की लंबाई या तरंग दैर्घ्य। तो अपना ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, तरंग की लंबाई या तरंग दैर्घ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थितियों में से किसमें पारिस्थितिकी संतुलन में व्यवधान नहीं होता है। ऑप्शन 1 है प्राकृतिक पारितंत्र, दूसरा है नई प्रजातियों का आगमन, तीसरा है प्राकृतिक आपदाएं, और चौथा है मानवीय हस्तक्षेप। तो ये वाला क्वेश्चन लिया गया है चैप्टर नंबर 15 से, जिसका नाम है पृथ्वी पर जीवन। पेज नंबर है 137, जहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसमें पारिस्थितिकी संतुलन में व्यवधान नहीं होता है। मतलब 4 दिए हैं, इसमें से किस एक की वजह से पारिस्थितिकी संतुलन पर
मतलब कोई असर नहीं होता है, ठीक है। तो जो पेज नंबर 137 है उस पर दिया हुआ है कि जो पारिस्थितिक संतुलन है उसमें जो व्यवधान पैदा करने वाले हैं वो है नई प्रजातियों का आगमन, प्राकृतिक आपदाएं और मानवीय हस्तक्षेप, ठीक है। ये तीनों वहाँ पर दिए हुए हैं। तो अपना ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्राकृतिक जो पारितंत्र है उसका पारिस्थितिकी संतुलन पर असर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कितने देश हैं जहां पर महाविविधता केंद्र अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 1 है 6 देश, दूसरा है 8 देश, तीसरा है 10 देश, चौथा है 12 देश। तो ये वाला क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, चैप्टर नंबर 16 से, जिसका नाम है जैव विविधता एवं संरक्षण। पेज नंबर है 144, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। तो इसमें पूछा कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कितने देश हैं जो महाविविधता केंद्र अवस्थित हैं, जहाँ पर महाविविधता केंद्र अवस्थित हैं। तो वो देश हैं 12, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और एक बार बता देती हूँ कि ये 12 देश कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें मैक्सिको, ठीक है, उसके बाद में आएगा कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, ब्राज़ील, ठीक है, कांगो, मेडागास्कर, चीन, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। कितने हो गए, मैक्सिको, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, ब्राज़ील, कांगो, मेडागास्कर, चीन, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, पूरे 12 देश हो गए हैं, ठीक है। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है और बाकी हम आगे के पार्ट में क्वेश्चन देखते रहेंगे। थैंक यू।